हाँ जी दोस्तों, सुनो 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 गांव वाले सुनो। सर देखिए, सुबह का समय जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? रात के समय में बहुत टाइम पास कर सकते हो आप, लेकिन सुबह के 7 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक भी मिनट नहीं वेस्ट करना चाहता सुबह का। तो आज के बाद जो भी क्लास में 7 बजे के बाद लेट आएगा कुछ तो मिस करेगा, ठीक है? सर बफरिंग इशू, क्वालिटी इशू मैं कुछ भी अभी नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके बाद अपन देखेंगे आपके नेट का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, जो भी अपन फिगर आउट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक इशू बहुत लोगों को आता है तो प्लीज मेरे को बताना, अपन उसको फिगर आउट करेंगे, ठीक है? अरे यार सर, सुबह का टाइम है और बिल्कुल भी मेरे को वेस्ट नहीं करना है, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर कोर्स, ठीक है सर? मस्त एकदम पढ़ेंगे, पूरा कवरेज होगा। बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाना और जैसा मैं बताऊंगा वैसे पढ़ते जाना, ठीक है? आ जाओ सर, आज के सबसे पहले दिन के इंट्रोडक्शन में। सर सबसे पहले जिन्होंने पिछले जो हमने एक छोटा सा ऐसा जूम का लाइव कॉल किया था, उन लोगों ने जो अटेंड नहीं किया था, जो बहुत लोगों ने नहीं किया था, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्यों? बिकॉज सर आई लव इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, एंड नॉट ओनली दैट, यू विल बी लिसनिंग टू मी फॉर अ गुड चंक ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप मेरे को जानते ही नहीं हो, ठीक है? तो गाइज, माई नेम इज शुभम सिंघल, और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप मेरा नाम नहीं जानते और यहां आकर के बैठे हो तो बहुत दिक्कत में हुआ, ठीक है? और सर, माय नेम इज शुभम सिंघल। आई हैड डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम Deloitte in the statutory audit department in Mumbai. I'm basically from Odisha. There is a small town in Odisha called Raigada. That is where I am from, and that is where I am currently. And I had done my articleship from Deloitte in Mumbai. And after articleship, obviously when I qualified CA, I got into a company called GVK, जो मुंबई एयरपोर्ट संभालता है। तो देयर आई वाज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ। आई वर्क देयर फॉर अबाउट 1 year, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ वेंचर कैपिटल फर्म, जहां मैं अभी हूं फिलहाल। एक कंपनी है और उस वेंचर कैपिटल फर्म में आई एम वर्किंग राइट नाउ। वर्किंग राइट नाउ? सर आप पढ़ाते नहीं हो? मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं काम भी कर लेता हूँ। दिन में 16 घंटे काम हो जाते हैं, हो जाता है मैनेज, ठीक है? अब सर ये था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब सर आ जाते हैं आपका बड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सीए फाइनल लॉ का। सर आप लोगों को ये तो पता होगा पेपर 4 है, ठीक है? तो पेपर 4 में सर ये देखो, यहां पे एक मैंने छोटा सा चार्ट बना रखा है। आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं कि आपका पेपर 4 जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है वो कैसा है सर। सबसे पहले सर, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ दो पार्ट में बटा हुआ है, कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। वाह क्या बात की है, वाह, ठीक है? कॉर्पोरेट लॉ जो है आपका वो 70 मार्क्स का आता है, और जो इकोनॉमिक लॉ है वो 30 मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक लॉ का सिलेबस पहले देखते हैं। जो आपका इकोनॉमिक लॉ का सिलेबस है, दैट हैज 5 एक्ट्स इनटू इट। पहले सर यहां पे 6 एक्ट हुआ करते थे, अब यहां पे सिर्फ 5 एक्ट है। कौन कौन से 5 एक्ट है सर, किसी को पता है क्या? फेमा। फेमा क्या होता है सर? पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक आपका एक्ट है, दूसरा आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तीसरा पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फोर्थ एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, और फिफ्थ एक्ट तुम लोग को पता है, वाह, फिफ्थ एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। मैंने आर्बिट्रेशन का स्पेलिंग ठीक लिखा है ना? हाँ लिखा है, ठीक है, कंसिलिएशन एक्ट। सर ये 5 एक्ट है जो आपको पढ़ना है सर। पूरा का पूरा एक्ट है, एंड टू एंड, मतलब पूरा एक्ट है, पूरा सब जो लिखा हुआ था लिख दिया इन्होंने। अब सर बहुत लोग बोलेंगे, अरे सर आप क्या पढ़ाओगे हमको, सरफेसी एक्ट भी तो है। सरफेसी एक्ट नहीं है, ठीक है? सरफेसी एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2021 इन्होंने अपने सिलेबस में से हटा दिया, ठीक है? तो आप लोगों के लिए सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। पर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो, लेकिन आईसीआई ने अपने वेबसाइट पे तो अभी भी सरफेसी एक्ट डाल रखा है। नहीं डाल रखा है भाई, तुम वहां जाके क्लिक करो उसको और ओपन करके देखो क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स। तो डिलीट ही कर देते ना, क्यों स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हो? ठीक है सर। तो अब बचे सर ये हमारे 5 एक्ट्स हो गए। अब आ जाते हैं कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ की तरफ। जो आपका कॉर्पोरेट लॉ जो 70 मार्क्स का है, जो सबसे बिगेस्ट सेक्शन है, वो सर आपका शुरू होता है, उसमें 2 पार्ट और है, कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ। सर कंपनी लॉ क्या होता है? कंपनी लॉ मतलब वो लॉ जो कंपनीज को एप्लीकेबल होती है। सिक्योरिटीज लॉ मतलब क्या है सर? वो लॉ जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है। तो सर ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। पहले मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटीज लॉ में क्या क्या आता है। सर पहले
पिछले साल तक सिक्योरिटीज लॉ में आता था सेबी, और एक चैप्टर था कॉल्ड SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा मार दो मुझे यार। पर इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने SCRA भी सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि सर इन्होंने बोला प्रैक्टिकली इतना रेलेवेंस नहीं रखता, और सर इन्होंने सेबी का कोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया। सेबी LODR का जो बुक है, जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। जिसको पता है उसको पता है, उसको बढ़ाने में मेरा भी हाथ था, लेकिन अच्छा कंटेंट है सर, कोई लोड नहीं है, लॉजिकली अच्छा है, समझ आ जाएगा अपने आप को। अब आ जाते हैं सर सबसे बड़ा दिग्गज कलाकार, कंपनी लॉ। सर कंपनी लॉ में क्या है आपका? कंपनीज एक्ट 2013। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों का कंपनीज एक्ट 2013 है, ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। इतना पुराना हो गया 1956, इतने अमेंडमेंट हो गए कि बोले एक बार समेट ही देते, इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया। ठीक है, अब सर आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो सेक्शन 1 से शुरू होता है और सेक्शन 470 तक जाता है। 470 सेक्शंस। ठीक है, अब सर या तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, मतलब लेटेस्ट एकदम, या फिर आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हो। अगर आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हो ना, तो आपने सेक्शन 1 to 127 अपने आईपीसीसी में पढ़ लिया। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपने सेक्शन 1 से 148 तक, 147 तक अपने कोर्स में पढ़ लिया। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि सर इन्होंने सीए फाइनल का सेक्शन 128 से 148 जो था ना, वो निकाल करके इंटरमीडिएट में डाल दिया। तो आप आईपीसीसी से पास हुए और आपको लगा अरे 128 से सीए फाइनल में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप सीए फाइनल में आए तब तक वो आईपीसीसी में चला गया। अरे वाह, तो मजा है ना सर, कोर्स कम हो गया ना। अच्छी अच्छी बातें करो सुबह, यही बताओ और क्या क्या कम हो गया। ठीक है, पर क्या कम हो गया वो बात करने से जो बचा है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सर अपन को, तो अगर आप जो भी इंटरमीडिएट से हो, आईपीसीसी से हो, हमारा सीए फाइनल का जो सिलेबस होगा ना, जो आपके लिए रेलेवेंट है, वो शुरू होता है सर सेक्शन 149 से। ठीक है, 149 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, अब सर सेक्शन 149 से लेकर के कंपनीज एक्ट तो 470 तक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला देखो भाई, हमको पता है हमारे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं परेशान करना चाहते। अगर 149 से 470 दे देंगे, भला पढ़ पाएगा कोई इंसान? नहीं। तो उन्होंने बोला वी विल नॉट इंक्लूड इट कंप्लीटली, व्हाट वी विल डू इज वी विल ओनली इंक्लूड टिल 455। ओ एहसान, तुम्हारे 15 और डाल देते ना, हम पूरा ही कंपनीज एक्ट बोल लेते, क्यों छोड़े 15? हमको डाल देते, हम कर लेते, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। ठीक है, तो सर रेखा, दिस इज एन हिंदी इंग्लिश मिक्स क्लास, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली स्पीक इंग्लिश बिकॉज सो जाएंगे तुम भी मैं भी। ठीक है, सुनो सुनो सर सुनो, अरे यार बाकी स्टूडेंट्स सुनते रहो और एक्टिव रहो। सुनो, तो सर अपना 149 से 455 तक है बेसिकली पूरा कंपनीज एक्ट है सर, जितना बचा हुआ है। एंड टू बी वेरी फेयर टू द इंस्टीट्यूट, कुछ एक पोर्शन है, आप समझ लो सेक्शन 235 के बाद जितना 470 तक है ना, उसमें हर कोई चीज इंक्लूडेड नहीं है, बीच में बहुत सारी चीजें ओमिटेड है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस है, अपना हो जाएगा सर, अपना लोड नहीं है। ठीक है, तो ये था सर आपका ब्रॉड ओवरव्यू। एंड टू कंक्लूड, सेक्रा, SCRA और सरफेसी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पर पेपर 6D अगर कोई दे रहा है तो उसके सिलेबस में सरफेसी एक्ट है, जिसका मॉड्यूल अलग है, वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। अब सर ये हो गया आपके सीए फाइनल लॉ का सिलेबस। अब सर ये बताओ बेसिकली पेपर पैटर्न क्या होता है, मतलब हाउ इज दी पेपर? तो पेपर पैटर्न एक्चुअली रुक जाते हैं, एक बार अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूं। अब सर हम चलते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ। सबसे पहले मेरे को आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताने दो कि हाउ इज एन एक्ट एनैक्टेड। सर अभी देखो आप ना फटाफट बताओ, ये सब बचपना बातें मत करो, एक्ट कैसे एनैक्ट होता है, क्या करना है हमको, जान के एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, तो आप सिर्फ एग्जाम की बातें करो। सर कर लूंगा, लेकिन बाद में जब मैं आपको बोलूंगा कि ओजी में नोटिफाई हो गया, तुम बोलोगे क्या एजी ओजी लगा रखा है सर, तो फिर मेरे को मत बोलना कि नहीं समझ आया। एक बार सुन लो कि सर एक्ट एक इनैक्ट कैसे होता है। अगर किसी ने सोचा कंपनीज एक्ट बनाना है तो कैसे बना होगा सर कंपनीज एक्ट? बहुत सिंपल है सर, पूरा जो लीगल चीज होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा बहुत पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, भले वो बीजेपी है, भले वो कांग्रेस है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, जो भी रूलिंग पार्टी पावर में है, उसके पास पावर है कि तुम जाकर के एक्ट बना लो। क्या मतलब सर? अगर कंपनीज एक्ट 2013 लाना था
तो सर कंपनीज एक्ट 2013 किसका काम होगा? किसका काम होगा मतलब क्या सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, एक है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और एक है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये सब ना अलग अलग समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ये, मिनिस्ट्री ऑफ वो, मिनिस्ट्री ऑफ ये, एक उनमें से है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट की जब बात करें तो कौन सा मिनिस्ट्री कंसर्न्ड होगा? तो आप बोलोगे सर देखो वैसे तो हमको पता नहीं है, लेकिन आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा लिखा ना, लिखने में पूरी मेहनत की ना, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही होगा सर। शायद हो सकता है सिविल एविएशन वगैरह, हमको पता नहीं है, लेकिन आपने ये पूरा लिखा तो यही होगा। पर सर एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कंपनीज एक्ट। तो सर मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट पे कौन है सर? मोदी जी। कल भी कौन रहेंगे? मोदी जी। अब की बार मोदी सरकार। तो सर मोदी जी जो है वो क्या करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएंगे। कोई बता सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन है? हाँ सर अरुण जेटली, हमको पता है, हमको पता है। नहीं भाई, अरुण जेटली लेट हो गए अभी, ही डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अब कौन है सर? निर्मला सीतारमन जी इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अगर ना सीए बन जाओगे और पूछेंगे कोई कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, आप नहीं बता पाओगे ना, तो थोड़ा ना धिक्कार हो जाता है, ठीक है? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब मोदी जी जाएंगे निर्मला सीतारमन जी के पास, बोलेंगे भाई देख तेरा जो कंपनीज एक्ट 1956 है बहुत पुराना हो गया है, अपने को नया चकाचक एक बना करके दे। तो निर्मला सीतारमन जी थोड़ी बोलेंगे हाँ मैं बैठ के बनाती हूं पूरा। क्या करेंगे मैडम? वो जाएंगे एक कमिटी बनाएंगे, एक कमिटी जिसमें सर जो भी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, जो भी लॉयर्स हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक कमिटी बनेगी 8-10 लोगों की, और वो लोग एक ड्राफ्ट बनाएंगे, जिस ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल। सर ड्राफ्ट बनाएंगे मतलब क्या? वो बेसिकली एक ढांचा बनाएंगे कि हाँ यार हमारे हिसाब से सेक्शन 149 में ये होना चाहिए, 150 में ये होना चाहिए, और क्लॉज ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके नीचे का रीजन भी वो बताएंगे, और वो पूरा एक ड्राफ्ट बनाएंगे। वो ड्राफ्ट को सर कहते हैं बिल। उस ड्राफ्ट को एक्ट नहीं कहते, वो तो बस एक रैंडम ड्राफ्ट है, उसको कहते हैं सर बिल। अब एक बार बिल बन जाए ना, निर्मला सीतारमन जी के गाइडेंस के अंडर एक बार एक कमेटी ने बिल बना दिया ना, तो वो बिल लेकर के आप जाओगे लोकसभा या राज्यसभा के पास। सर जब एक बिल बन जाता है ना, उसको दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। अब सर सवाल ये है, पहले लोकसभा के पास जाएंगे कि पहले राज्यसभा के पास जाएंगे? देखो सर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जो फाइनेंस बिल है ना, जो तुम इनकम टैक्स के लिए और आईडीटी के लिए पढ़ते हो, वो फाइनेंस बिल जो है ना, बस उसके लिए प्रोसेस सेट इन स्टोन है, मतलब लिखा हुआ प्रोसेस है कि जब भी फाइनेंस बिल को अप्रूव करवाना है ना, तो तुम पहले लोकसभा के पास जाओगे, फिर राज्यसभा के पास जाओगे, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई और बिल पास करवाना है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप पहले लोकसभा जा रहे हो पहले राज्यसभा जा रहे हो, आप कोई भी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के पास चले जाओ, पहले लोकसभा के पास जा रहे हो तो उसके बाद राज्यसभा, या फिर पहले राज्यसभा के पास जा रहे हो तो उसके बाद लोकसभा, जो भी आपको ठीक लगे। और सर जब एक बार लोकसभा भी अप्रूव कर दे और राज्यसभा भी अप्रूव कर दे, आप उसको लेके जाना प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विल अप्रूव दिस बिल। सुन रहे हो तुम मेरी बात? मैंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बोला, सर इंडिया का प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। एक बार लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा। और सर एक बात बताओ, मैं एक लेमैन हूं, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि भाई कुछ तो मोटर व्हीकल एक्ट या कुछ तो कंपनीज एक्ट आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करना है, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर निर्मला सीतारमन जी ने एक बिल बनवाया और उसको जाके लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव करवा लिया, उससे जाके प्रेसिडेंट का भी एसेंट ले लिया, तो मैं जो नॉर्मल पब्लिक हूं, मेरे को कैसा पता चलेगा अरे कोई एक्ट तो भी प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया? मैं क्या न्यूज पढ़ता बैठू क्या आज क्या अप्रूव हुआ, आज क्या अप्रूव हुआ? नहीं सर। इसीलिए अभी ये जो चीजें थी ना, ये जो हो रही थी, अभी तक ये प्राइवेट था सर, अभी तक ये अंदर ही अंदर हो रहा था। लेकिन सर जब एक बार प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल, उसके बाद सर जो वो बिल है ना, बिल वो बन जाता है एक्ट, क्योंकि सर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, अब वो लॉ बन गया, ठीक है? अब ये जो एक्ट है ना सर, ये पब्लिक तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, उस जरिए को कहते हैं सर ऑफिशियल गैजेट, जिसको मैं अपने समरी नोट्स में बड़े प्यार से ओजी लिखता हूं। क्या लिखता हूं सर? ओजी। ये वो एजी ओजी लोजी सुनोजी वाला ओजी नहीं है, ये ऑफिशियल गैजेट वाला ओजी है सर। ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या सर? कुछ नहीं, बस एक वेबसाइट है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर के जो चाहे वो पब्लिश कर सकता है, ठीक है? अब सर जो पब्लिक है, सुनो ना सुनो ना सुनो ना,
ऑफिशियल गैजेट में जाकर के पब्लिश करना पड़ेगा, उसको कहते हैं सर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो सर जब एक एक्ट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाता है, मतलब तुम मान लोगे कि हमने पब्लिक को बता दिया है और उस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना सर, मान लो ये लोग 1 मार्च 2022 को ऑफिशियल गैजेट में डाल रहे हैं कि भाई देख कंपनीज एक्ट आ गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में वो क्या लिख रहे हैं कि भाई आज हम इसको अपलोड तो कर रहे हैं, लेकिन दिस एक्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा। तो सर जो भी डेट नोटिफिकेशन में लिखा है उस दिन से एप्लीकेबल होगा। अगर डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन आपका ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई हुआ उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस सर, बट यू शुड नो इट एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट कि भाई एक एक्ट पिक्चर में कैसे आता है। सबसे पहले बिल बनता है, राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल मिलता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, फिर जाकर के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है और तब जाके वो एक्ट माना जाता है और एक्ट एप्लीकेबल होता है एज फ्रॉम डेट विच एवर इज मेंशन्ड। अब सर आप समझ गए हो एक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो, बचपना वाली बात है लेकिन बता के दिखाओ, हिम्मत है तो। सर एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? आपने बोला पहले हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे, फिर आपने बोला उसमें हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। क्या मतलब, वो क्या डिफरेंस था सर? समझा नहीं हमको। तो सर एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है पता है? जब एक एक्ट बनता है ना, तो कई बार एक्ट में हर चीजें नहीं लिखते। क्यों सर? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। कोई बता सकता है सर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन? प्लीज बता दो। सर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 271 में, जो आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा। अब सर जैसे ही आपने बोला ना ये आईपीसीसी में पढ़ा होगा, चलो मैं बताता हूं। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सर सेक्शन 271 में दिया हुआ है। मेरे को एक चीज बताओ, हाँ जी, हाँ सर, हाँ करेक्ट करेक्ट श्वेता। सुनो, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन में मेरे को समझाने दो। मेरे को पता है बहुत लोगों को आता है, मेरे को पता है बहुत लोगों को नहीं आता है, बट एक चीज है जो मेरे को समझाना है, वो सुनो तुम। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है सर सेक्शन 271। अगर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में मान लो, प्लीज मान लो, अगर वो ऐसा लिखते कि भाई हमको ना चाहिए कि अगर तुम पब्लिक कंपनी बन रहे हो ना तो तुम्हारा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो ₹5 लाख का होना चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसा लिख देते कि पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में आई, सो व्हाट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, छोड़ दो। पर मान लो अगर उनको लिखना था कि पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है। अब सर जो 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल उन्होंने लिखा ना, मान लो लिख तो दिया, लेकिन कल को इन्फ्लेशन बढ़ के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब उनको पता चला यार 5 लाख बहुत कम होते हैं, हमको इसको चेंज करके 50 लाख करना है, ठीक है। तो सर अगर आप एक एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हो ना, तो आपको ब्रॉडली ये जो पूरा प्रोसीजर था ना, लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल, फिर असेंट और ये सारी चीजें, और फिर नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट, ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है अगर आपको एक एक्ट में अमेंडमेंट लाना है तो सर इन्होंने एक्ट में क्या किया ना, इन्होंने बोला हम तुमको लिमिट नहीं बताएंगे, इन्होंने बोला द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा क्यों सर? मिनिमम कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्यों? अब सर ये जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आता है, इसका मतलब सर इन्होंने क्या एक्ट के थ्रू क्या किया, इन्होंने पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। क्या किया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अब तुम प्रिस्क्राइब कर लो क्या लिमिट होनी चाहिए। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 5 लाख प्रिस्क्राइब कर सकता है, पर अगर उसको लगा नहीं भाई 5 लाख बहुत कम हो गया, मेरे को 10 लाख प्रिस्क्राइब करने का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक बस ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे देगा दैट वी आर चेंजिंग द लिमिट्स एंड वी आर इंक्रीजिंग द लिमिट्स टू 10 लाख। सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई थ्रू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रूल्स। तो सर एक्ट में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को कैसे यूज करेगा? वाया रूल्स। तो सर एक्ट जो है उसके साथ रूल्स आते हैं। कभी कभी सर कोई कोई एक्ट पावर देता है आपको, रूल्स के साथ साथ रेगुलेशंस भी आता है। तो सर एक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा जा सकता, एक्ट के साथ आपको रूल्स, रेगुलेशंस, केस लॉ सब पढ़ना पड़ता है, और वो सारी चीजें मिला करके ना, ये सारी चीजें मिला करके लॉ बनता है। सो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म सर, एक्ट इज अ स्मॉलर टर्म, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉ, ठीक है। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, सो सिंपली स्टेटेड एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस केस लॉज प्लस एवरीथिंग विल अमाउंट टू लॉ।
अब सर हो गया, चलो अब मैं आपको और ज्ञान नहीं दे रहा, अब मैं क्लास शुरू करना चाहता हूं विद द एग्जैक्ट कंटेंट। नाउ आई जस्ट टेल यू फ्यू बेसिक थिंग्स जो बहुत स्टूडेंट्स मतलब पूछ पूछ के परेशान होते रहते, तुम जिंदगी पर परेशान हो गए, उससे अच्छा आज सुन लो, ठीक है। सबसे पहला सवाल सर, शुड यू बाय हार्ट सेक्शन नंबर्स? सर देखो मेरा दो स्टैंड है इस पे, दो स्टैंड मतलब एक ही स्टैंड है, दो रीजन है मेरे। पहला, अब आज मैं आपको एक सेक्शन 149 पढ़ाऊंगा, अगले 1.5 घंटे में हम सिर्फ 149 के आधा सेक्शन पढ़ पाएंगे, पूरा सेक्शन भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा 149 है, ठीक है। अब जब मैं तुमको 149 इतना बड़ा पढ़ा रहा हूं तो भाई उसमें एक छोटा सा 149, ये 3 नंबर तुमको याद नहीं रहेगा अगर, तो इतना बड़ा 149 सेक्शन कैसे याद रहेगा? सर जब इतना बड़ा सेक्शन के अंदर का कंटेंट आपको याद करना है तो वो बेचारे 3 नंबर को भी याद कर ही लो ना, तुमको कितनी मेहनत लगेगी? ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और सर दूसरी बात, क्यों, चलो सर आपका लॉजिक ठीक है, लेकिन हमको बताओ एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स या कम मार्क्स मिलते हैं क्या? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मान लो आप भी पेपर लिखने जा रहे हो और मैं भी पेपर लिखने जा रहा हूं आने वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। अब अगर जो आपने पेपर लिखा उसमें आपने सेक्शन नंबर नहीं दिया और मैंने जो पेपर लिखा उसमें मैंने सेक्शन नंबर लिखा और बाकी हमारा पूरा आंसर एज इज है, तो सर आपको क्या लगता है मेरे को भी 5 मार्क मिलेंगे, आपको भी 5 मार्क मिलेंगे? नहीं सर, उस केस में आपको 4.5 या 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को मेरे को 5 मार्क देने का है। अगर वो मेरे को और आपको भी 5 मार्क दे देगा तो वो इनजस्टिस हो जाएगी। तो सर वो बाय डिफॉल्ट आपका अनइंटेंशनली आधे मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क कट जाएंगे। तो सर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है। और दोस्त आज के डेट में ना, आज से 4 साल पहले तक सेक्शन नंबर शायद जरूरी नहीं भी होता, आज के डेट में हर स्टूडेंट सेक्शन नंबर क्या भाई, वो बेयर एक्ट का चैप्टर नंबर लिख के आता है, ठीक है। और ये कोई अनोखी स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, बस आपको मन में ये बनाना है, हाँ सेक्शन नंबर याद करेंगे। और मेरी गारंटी है जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं याद करा के दूंगा, आप बस कीप एन ओपन माइंड टू लेट इट सिंक इन, ठीक है। अब सर दूसरा सवाल, लैंग्वेज ऑफ लॉ। क्या सर हमको जो लॉ की लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, मतलब एकदम पूरा रट्टू तोता जैसे चतुर रामलिंगम जैसे लिख के आना चाहिए क्या? देखो भाई सिंपल सी लॉजिक है, फिर से अगर एक बेयर एक्ट लिखा हुआ है उसको तुम डाइल्यूट करके पढ़ोगे, बेयर एक्ट कितना है सर 100, उसको तुम डाइल्यूट करके पढ़ोगे 80 का, ठीक है। तुम 80 पढ़ोगे तुमको याद रहेगा 60 याद रहेगा, जाके तुम एग्जाम में लिखोगे 40 मार्क्स का लिख के आओगे, तुमको लगता है एग्जामिनर 40 देगा? नहीं सर। तो कम से कम अपन कोशिश ये करेंगे कि हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट ही याद कर रहे हैं, बेयर एक्ट ही रिवाइज कर रहे हैं, और एग्जाम में जाके 100 मार्क का जो बेयर एक्ट है उसकी जगह हम 80-70 मार्क का कंटेंट लिख के आ रहे हैं, तो भला करेगा भगवान हमारा अगर इंस्टीट्यूट हमको 50 मार्क दे देगा उसमें से। तो सर लॉ में या फॉर दैट मैटर इन ऑडिट ऑल्सो टू गेट 50 इज डिफिकल्ट बिकॉज यू डाइल्यूट एवरीथिंग। और सर मैं आपको एक चीज बताऊं जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा, बेयर एक्ट बहुत आसान है, बेयर एक्ट बहुत लॉजिकल है। कंपनीज एक्ट के लिए तो बेयर एक्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कोई और चीज आती है, और जहां बेयर एक्ट में आपको दिक्कत आएगी वहां मैं हूं ना। तो कोशिश अपन सर करेंगे बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट का कोशिश मतलब क्या सर, अभी प्रिंट निकाले कंपनीज एक्ट का नहीं, आपका जो आईसीआई मॉड्यूल का लैंग्वेज है या फिर जो आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर्स का लैंग्वेज है वो बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज है। तो सर व्हाट शुड बी योर अप्रोच नाउ? द ओनली अप्रोच दैट यू हैव टू डू इज अटेंड द क्लास, learn the concepts, read from summary notes, read from question bank, full stop. Nothing else needs to be done. अगर जो समरी नोट्स में जो कंटेंट है उसका जब आपको लैंग्वेज समझना है तो वो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करके समझ आ जाएंगे, उससे आपका सॉर्ट हो जाएगा सर, ठीक है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, नथिंग एल्स। लास्ट सर, सेकेंड लास्ट, व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन लॉ? मतलब सर क्लास में क्या अप्रोच होगा, मतलब बैठे रहे ऐसा मस्त है, सब बैठे हैं नेटफ्लिक्स जैसा कि हाँ इसके बाद क्या होगा, अब ये नाचेंगे भी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला क्लास। आपके पास आज नोट्स है नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको आज की क्लास के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, एक नोट्स बस खोल लो लॉ के नाम पे, छोटा सा नोट्स, पतला सा नोट्स, बहुत ज्यादा मोटा नोट्स भी नहीं चाहिए। पेज नंबर, पेज मत पूछना कितने पेज का, जो भी आपके पास नोट्स है ले लो, और उस नोट्स में मैं जो भी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा आप उसको सुनते जाओ और उसको अपने हैंडराइटिंग में अपने हिसाब से अपने नोट्स में लिखते जाओ। आपको स्क्रीन में लिखा हुआ कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको बस सुनना है और आपको लिखते जाना है उसको। ना आपको समरी नोट्स चाहिए आज, ना आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए। अगर जहां रेलेवेंट होगा वहां मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वहां से देख लेना। आज और कल की क्लास के लिए आपके पास अगर नहीं भी है तो चलेगा, आपसे मैनेज हो जाएगा। अगर मैं आपको पीडीएफ दे भी देता हूं तो आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर अप्रोच क्या होगा क्लास में? नोट्स लेके आओ, पेन लेके आओ, पेन लेके लिखते रहो, क्यों सर क्यों सर क्यों सर। देख भाई थियरी है,
बीच में अगर ज्यादा मजाक में कर सकता हूं, ठीक है, बीच में मैं 2 घंटे की क्लास में 5 मिनट स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं करूंगा तो वो 5 मिनट ऐड होकर के आपके 2-3 घंटे के कोर्स बढ़ जाएंगे, विच बोथ ऑफ अस डोंट वांट, राइट? सो यार राज रुक जाना भाई, क्लास है, क्लास में ये सवाल मैं अभी ट्रैकिंग आईडी चेक करके बताऊं तेरी। सुनो, अप्रोच क्या होगा सर, आप क्लास में लिखोगे उसको ताकि आपका फोकस बना रहे, आप जो भी सुन रहे हो उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है, भले रफ में, भले वो नोट्स आपको एक्सटेंसिवली यूज नहीं होने वाले, बट दैट इज जस्ट टू बिल्ड फोकस इन द क्लास, और यू कैन साइमल्टेनियसली रीड इट विद द समरी नोट्स आल्सो, बट समरी नोट्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो यू डोंट हैव टू प्रॉब्ली। सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट आईपीसीसी लॉ? सर आपने जब सेक्शन 271 बोला ना, ऐसी तैसी हो गई हमारी, क्यों? बोले सर आईपीसीसी का तो जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ अगले दिन भूल गए हम, तो अब आईपीसीसी के लॉ का भी रेफरेंस आएगा क्या सीए फाइनल में? नहीं आएगा, जहां आएगा वहां मैं आपको सेक्शन पूरा बताऊंगा, जैसे कि नया सेक्शन है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं एक बार बुक खोल लेता हूं, रिवाइज कर लेता हूं, ना तो आप कर पाओगे, ठीक है, तो वो सोचना भी रहने दो, लेकिन ना आपको करने की जरूरत है, मैं संभाल लूंगा। हो गया सर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सर शुरू करते हैं क्लास, ठीक है, क्लास यहीं शुरू करते हैं। सर सुनो ना, व्हाट विल बी आवर अप्रोच फॉर द क्लास? सर सबसे पहला अप्रोच होगा कि कंपनीज एक्ट जो है ना, कंपनीज एक्ट, मैं आपको कंपनीज एक्ट बताता हूं, जो आपका कंपनीज एक्ट आज के डेट में सिलेबस में 60 मार्क्स का है, उसका क्या सीन है? सर ये जो 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है ना, दिस गेट्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, आई कैन डिवाइड द होल कंपनीज एक्ट इनटू 2 पार्ट। पहला है सर डायरेक्टर्स, दूसरा है अदर्स। सर डायरेक्टर्स क्या है? सर डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है सेक्शन 149 से और चलता है सेक्शन 205 तक, मतलब सर लगभग कितने सेक्शन है? लगभग 55 सेक्शन है, ठीक है। और अदर्स मतलब सर वो पोर्शन जो शुरू होता है 206 तक और जाता है 455 तक, लगभग कितने सेक्शन है सर? 250 सेक्शन है लगभग, ठीक है, करेक्ट है ना? हाँ 200 लगभग लगभग, ठीक है। अब सर सुनो ना, जो डायरेक्टर्स है ना, ये टोटल कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। डायरेक्टर्स जो पहले के 3 चैप्टर हैं आपके लॉ के सिलेबस के, इसका एग्जाम में वेटेज अप्रोक्स 30 मार्क्स है सर, अप्रोक्स 30 मार्क्स। मेरे में हिम्मत है कि मैं इसको 35 भी लिख लूं, लेकिन चलो अपन नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट विल बी अ लिटिल पेसिमिस्टिक। 30 मार्क का डायरेक्टर आता है सर, 30 मार्क का आपका अदर कॉन्सेप्ट आता है। अब सर सोचो, ये 55 सेक्शन, 55 सेक्शंस पढ़ने के 30 मार्क्स, एंड ऑन दी अदर हैंड 250 सेक्शंस पढ़ने के 30 मार्क्स, कितनी नाइंसाफी है। पर सर नाइंसाफी नहीं है, दोनों का अलग अलग पर्पस है। तो अपना पहले क्लास में सबसे पहले टारगेट क्या होगा सर? सबसे पहले टारगेट होगा कि अपन डायरेक्टर्स शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। डायरेक्टर्स आपके सिलेबस में चैप्टर 1, 2, 3 है, वो तीनों खत्म करेंगे, उसके बाद में आगे का वे फॉरवर्ड आपको बताऊंगा। अब सर आ जाते हैं आपके डायरेक्टर्स के सिलेबस में। सर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चैप्टर में डिवाइडेड है आपका डायरेक्टर्स का सिलेबस। लेट मी नॉट डिवाइड इट एज पर आईसीएआई मॉड्यूल, लेट मी जस्ट टेल यू एज पर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लॉ। सर पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कि सर जो डायरेक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स हमको बनाने हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये शुरू होता है सर सेक्शन 149 पे और खत्म होता है सेक्शन 172 पे, ठीक है। आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो सर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के बारे में है। एंड इट्स पावर मतलब क्या सर? आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, अब सेकंड चैप्टर में ये बताओ कि भाई जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है तुमने, उसको उनको कब मीटिंग करनी है, उनका पावर क्या होगा, इस बारे में डिटेल बताओ। कोई मेरे को बता सकता है सर कौन से सेक्शन से शुरू होता है? 170? मेरे एक पिछले वाले क्लास में ना एक जन ने बोला 174। बोले क्यों? बोले सर इतना आसान सवाल पूछोगे तो हम भी कंफ्यूज करेंगे आपको। हद है यार, ऐसा मत करो। 173 से शुरू होता है सर और ये जाता है सेक्शन 195 तक, 195 तक जाता है। और उसके बाद सर तीसरा चैप्टर की मैनेजरियल पर्सन से रिलेटेड है, जो क्या होता है अपन डिटेल में देखेंगे। वो शुरू होता है सर सेक्शन 196 से और वो जाता है सेक्शन 205 तक। तो सर ये 3 चैप्टर हैं जो आपके सीए फाइनल का कोर्स में डायरेक्टर्स के अंडर आते हैं। और सर ये 3 चैप्टर जो है, सुनो, आपके कंपनीज एक्ट में जो बेयर एक्ट है, जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट में ये सर चैप्टर 11 है। क्या बात कर रहे हो सर, चैप्टर 11 सीधा? हाँ भैया, चैप्टर 1 to 10 जो बेयर एक्ट का है वो तो तुमने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ लिया ना।
तो अभी ये चैप्टर 11 है और ये चैप्टर 12 है और ये चैप्टर 13 है, ठीक है 13। और सर आईसीआई मॉड्यूल का ये चैप्टर 1 है, आप बोलोगे ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 3 है, पर आईसीआई ने बोला कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। बोले क्या, अपन इसको चैप्टर 3 कर देते, इसको चैप्टर 2 कर देते, मतलब सीक्वेंस ही नहीं बनाएंगे। क्यों सर? ताकि हम स्टूडेंट को कंफर्ट ही नहीं आए आईसीआई मॉड्यूल पढ़ के, उसको लगना ही नहीं चाहिए अपनी बुक है, अपन ऐसा खेल खेल लेते हैं। तो सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो थर्ड वाला चैप्टर है बेयर एक्ट का और सेक्शन के सीक्वेंस में भी उसको सेकंड में उन्होंने डाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि भैया ये जो चैप्टर है ना सेकंड में आना चाहिए, ज्यादा लॉजिकल होता है। ठीक है, हर किसी का लॉजिक का अलग लॉजिक होता है। वंदन कहता है वाह बेटे मौज कर दी, ठीक है ग्रेट। सुनो, तो सर डायरेक्टर्स का ये 3 चैप्टर है जो अपने को शुरू करना है। ये 3 चैप्टर करने में आपको पता है कम से कम 12 दिन जाएंगे, और ये 3 चैप्टर का ही बहुत बड़ा खेल है सर। इसमें इतना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लग गया इंस्टीट्यूट की जान ही निकल जाती है, ठीक है। तो सर 3 चैप्टर हैं, आराम से हमारे पास 12 दिन है, हम 12 दिन देंगे। आज शुरू करते हैं सर चैप्टर 1। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, देख लो और सुन लो। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, आपको नाम याद करना पड़ेगा सर चैप्टर का। क्यों नाम याद करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स का नाम भी इससे रिलेटेड होता है। बट सर चैप्टर का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन 149 से सेक्शन 172 तक जाता है। आज की क्लास में सर अगर अपन सेक्शन 149 बस पढ़ लिए ना तो बहुत है, पार्टी, ठीक है। अब सर सेक्शन 149 जो है, सेक्शंस के अंदर सर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं सबसेक्शंस। उसके अंदर और पॉइंटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लॉज, और उसके अंदर और पॉइंटर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सब क्लॉज। सर ये सब आपने आईपीसीसी में पढ़ा है, सीए फाइनल का कंटेंट नहीं है, बट मैं चाहता हूं जो लोग भी स्टूडेंट नहीं जानते उन सबको कंफर्ट आ जाए, तो सुनते जाओ। तो सर ये हो गया सेक्शन, इसके नीचे हो गया सबसेक्शन, इसके नीचे हो गया क्लॉज, इसके नीचे हो गया सब क्लॉज। सर मैं आपको बताऊं, सीए फाइनल में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप सेक्शंस तो याद करोगे ही, साथ में आपको सब सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। भले आप क्लॉज मत याद करो, पर कसम से बता रहा हूं सर, 1-2 जगह ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको क्लॉज भी याद करना होगा। 1-2 जगह, पूरे कोर्स में मैं बता रहा हूं 1-2 जगह ऐसा आएगा जहां पे मैं आपको क्लॉज भी याद करवाऊंगा। लेकिन उसके अलावा सर हर जगह सेक्शंस याद करने, काफी सारी जगह सब सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। क्योंकि सर अगर आपको एक्सेप्शनल मार्क्स चाहिए ना लॉ में, तो सबसेक्शन लिख लो, गलत नहीं, आपको सही याद हो जाएगा, लेकिन सही वाला जो है वो लिख लो और एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा। अगर आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बेयर एक्ट का चैप्टर नंबर, बेयर एक्ट का चैप्टर का नाम और सेक्शन और सबसेक्शन का रेफरेंस दे दिए ना, उसके आगे तुम गाना लिख दो, वो तुमको मार्क्स देगा, क्योंकि वो इंप्रेस हो गया भाई, वो बोले हाँ भाई इसको तो सब आता है, ठीक है। तो आपको एक फेवर तो देगा कि हाँ भाई इसको आता होगा। तो सर सेक्शन 149 क्या है, सेक्शन 149 से शुरू करते हैं। सेक्शन 149 क्या है, उसके पहले सर मैं आपको ना कुछ डायरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि एक कंपनी में डायरेक्टर्स क्या होता है। आपने सर सीए इंटरमीडिएट किया, सीए आईपीसीसी की, उसमें आप एक ही चीज पढ़ते रहे, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, क्या पावर होता है, कितने तरह के होते हैं, और जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, कब नोटिस भेजोगे, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहे। अब सर जैसे आप शेयर होल्डर और जनरल मीटिंग पढ़ते रहे ना, वैसे आप सीए फाइनल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में पढ़ते रहोगे। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, सर हर कंपनी में, हमारे में एग्जाम्पल तुम देखना, रिलायंस लिमिटेड का एग्जाम्पल तो मैं ऐसे लूंगा जैसे रिलायंस मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है। मैं कौन, मुकेश अंबानी, मुक्कू भाई, वैसा एग्जाम्पल मैं लूंगा। पर सर रिलायंस कंपनी, रिलायंस लिमिटेड विल बी ब्रॉडली आर एग्जाम्पल। अब मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है सर, ये कंपनी में पैसे किसके लगे, मुकेश अंबानी मत बोलना, मुकेश अंबानी और बाकी शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए हैं रिलायंस लिमिटेड में। अब सर ये जो मुकेश अंबानी और शेयर होल्डर्स हैं, इनकी मिला के तादाद कितनी होगी, पॉपुलेशन कितना होगा सर, ये करोड़ों में होंगे सर पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विल ऑफ रिलायंस विल बी इन करोड्स, ठीक है। नाउ इफ रिलायंस ओपन्स अप वन डे एंड सेज कि भाई जिसके जिसके पैसे लगे हुए कंपनी में, तुम आकर के कंपनी चला लो, तो मैं एक शेयर होल्ड करता हूं, मैं पहुंच जाऊंगा भाई मेरे को कंपनी चलाने का है, क्यों, मैंने एक शेयर होल्ड करता हूं मैं। तो सर ऐसे कंपनी नहीं चलती। कंपनी चलाने के लिए यू नीड अ ग्रुप ऑफ साउंड एंड टेक्निकल पीपल हु हैव दैट विजन एंड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू रन अ कंपनी। सो
व्हाट विल हैपन इज दी शेयर होल्डर्स जिनके पैसे लगे हैं वो इस कंपनी में कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। और ये डायरेक्टर्स की जो कलेक्टिव बॉडी है इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या सर, वो ग्रुप वो डायरेक्टर्स जो मिल करके कंपनी को चलाएंगे इन ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। बिकॉज सर शेयर होल्डर्स इतनी तादाद में है कि वो खुद आकर के कंपनी नहीं चला सकते, इसलिए सर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। सर अच्छा लग रहा है, और बताओ ना और क्या कारण है, क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए हमको हमारी कंपनी में? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए भी चाहिए आपको कंपनी में क्योंकि भाई सुन, एक तो हो गए कि तुम्हारे शेयर होल्डर्स इतने सारे हैं, दूसरा हमारा जो सेक्शन 149 है ना वो कहता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भाई जब लॉ ने लिख दिया सीधा सीधा कि कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो तुमको चाहिए नहीं चाहिए, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम एक कंपनी हो, तुमको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, तो तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, लिख दिया है तो तुमको चाहिए सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक और कारण होता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए होता है सर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, तो रिलायंस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, रिलायंस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। ऐसा नहीं कि रिलायंस को एक लैंड खरीदना है तो रिलायंस गया चल के बोले साइन करके आते, नहीं सर, रिलायंस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज जस्ट ऑन पेपर्स। सो रिलायंस के बिहाफ में एक्ट करने के लिए यू नीड सम नेचुरल पर्सन एंड दोज नेचुरल पर्संस विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस के बिहाफ में एक्ट करेंगे, इसीलिए सर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊं ना, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो रिलायंस का, आप उसको एजेंट भी बोल सकते हो और ट्रस्टी भी बोल सकते हो। सर आप क्या बोले जा रहे हो, एजेंट भी बोल सकते हो ट्रस्टी भी बोल सकते हो, क्या मतलब है, बता रहा हूं ना भाई। सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुनो सुनो सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रिलायंस के बीच में क्या रिलेशन है सर? आप देखो, मैं सीधी बात बता दे रहा हूं, आज पहली दिन है, मतलब आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि सर देखो हमारा एग्जाम पास में है और मेरे को ना एनीथिंग बट रेलेवेंट कंटेंट चाहिए, एनीथिंग बट रेलेवेंट कंटेंट, मतलब जितना मेरे लिए काम नहीं उससे एक शब्द ज्यादा मत बताना, नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा, जितना काम नहीं है। ये जो हर चीज में बता रहा हूं ना, ये आपके या तो मॉड्यूल में है या क्वेश्चन बैंक में है या एग्जाम में आने का स्कोप रखता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसे मत सोचना अरे कैजुअली एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तो नहीं, सुन लो। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो रिलायंस का क्या है, समझो, हम आपके हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस को बोल रहा है हम आपके हैं कौन, तो रिलायंस बोले तू मेरा एजेंट भी है, तू मेरा ट्रस्टी भी है। एजेंट मतलब क्या सर? रिलायंस बोल रहा है मैं प्रिंसिपल, तू एजेंट, मतलब मैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, तू मेरे बिहाफ में काम करेगा और तू जो काम करेगा ना उसके लिए प्रिंसिपल मतलब रिलायंस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब क्या सर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गए और एक जमीन खरीदा और उसमें रिलायंस के बेसिस पे साइन करके स्टैंप कर दिया, तो सर अब रिलायंस के नाम पे वो जमीन हो गई और रिलायंस रिस्पॉन्सिबल होगा उसका पोजीशन लेने के लिए। तो सर प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है एक कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। चलो सर एजेंट समझ आ गया। ट्रस्टी मतलब क्या होता है सर? ट्रस्टी मतलब क्या समझना, जब रिलायंस जो है वो उसके सारे असेट्स हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिलायंस की प्रॉपर्टीज वो सारी चीजें फिड्यूसरी कैपेसिटी में, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब सर भरोसे के दम पे, भरोसे की कैपेसिटी में होल्ड करेंगे और उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे जैसी खुद की प्रॉपर्टी है, जब तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे। मतलब सर आज के डेट में अगर रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुकेश अंबानी है, जो कि है, तो मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रॉपर्टीज को ट्रस्टी के कैपेसिटी में, भरोसे के कैपेसिटी में होल्ड करेंगे जब तक वो डायरेक्टर के पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो सर रिलायंस और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी भी कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो रिलेशन होता है वो एजेंट और ट्रस्टी का होता है, दोनों होता है, मतलब एजेंट भी हो तुम और साथ में ट्रस्टी भी हो तुम, ठीक है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो। सुनो सर, बकवास सुनो 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 सर, अब आप समझ गए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए होता है और डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स होते हैं। अब सर मैं आपको थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूं, डायरेक्टर्स कितने तरह के डायरेक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर सबसे पहली चीज हम बात करेंगे सबसे पहले दो डायरेक्टर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या मतलब होता है सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? सर एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बताता हूं, पहले सुनो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस दैट डायरेक्टर, सर आप हिंदी में बताओगे बोले थे, अच्छा सुनो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। मतलब क्या सर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी में रोज रोज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व होता है, काम करता है। एग्जाम्पल दूंगा, रुक जाना।
अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या होता है सर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो दिन भर काम नहीं करता है, साल में 4-5 बोर्ड मीटिंग में आता है, ऐसे बैठता है, ज्ञान देता है, पॉलिसीज बनाता है, भग जाता है। मतलब सर बड़े लोग वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो एक ब्रॉड ओवरव्यू रखते हैं कंपनी में और वो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे डिसीजन में नहीं, बिगर डिसीजन मेकिंग में। तो सर थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ ना। अब मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में काम करता था, ठीक है? वहां पे मतलब जो जीवीके में, मुंबई एयरपोर्ट में जब मैं काम करता था, तो सर जब ना कोविड हुआ ना, तो पूरे एयरपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एयरपोर्ट इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, तो सर पैसे आने बंद हो गए, कैश क्रंच हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी रुक गई। अब सर कैश फ्लो मैनेज करना है कंपनी का। तो सर जो हमारी कंपनी का सीईओ है ना, he used to work with the managing director to ensure कि भैया हमारी कंपनी का कैश फ्लो कैसे आएगा, अरे ये बैंक से लोन ले लेते हैं, इन लोग को पेमेंट मना कर देते हैं या जो भी। तो सर ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, although he is a member of board of director but he is getting involved in the day to day operations, उसको फर्क पड़ रहा है कि यार कंपनी में क्या हो रहा है, and he is responsible for that particular thing. बट सर जो कंपनी में मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या जो और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो लोग क्या करेंगे पता है? वो ये सब डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बस उसके अगली वाली बोर्ड मीटिंग में आएंगे, बोलेंगे अच्छा कैश फ्लो क्रंच हुआ था, अच्छा तुमने ऐसा किया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा तुमने गलत किया, नहीं चलो ये पॉलिसी बनाओ कि आज से तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो सर एक ब्रॉडर जो लोग देखते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे चीजें वो देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अब सर आपको थोड़ा सा बस एग्जाम्पल में लिखवा दूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एमडी WTD, और सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लो, या फिर आपके नॉमिनी डायरेक्टर्स मान लो। सर ये सब क्या होता है सब समझाएंगे, कहीं नहीं जाना है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, चल चल के दिल्ली पहुंचना है। सुनो सर, तो डायरेक्टर्स मैंने बोला दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मैं आपको दूसरे कैटेगरी के तरीके से डायरेक्टर्स बताता हूं। सर सुनो, कंपनी लॉ कहता है कि भैया हमको ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ विमेन डायरेक्टर्स भी चाहिए। मतलब कैसे विमेन डायरेक्टर? मतलब क्या, समझाने वाली चीज है कोई? बस इतना कि जो डायरेक्टर है वो एक लड़की होनी चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए, ये हमको चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर मैं आपको सच बता रहा हूं, एक कमेटी की रिपोर्ट थी जो कहती है अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में विमेन डायरेक्टर बैठेगी ना, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एथिक्स और स्ट्रांग होगा, मतलब वो जो फ्रॉड कमिट करते हैं ना उसके चांसेस थोड़े कम होंगे। तो इसलिए हमको चाहिए कि हर बड़ी कंपनी में एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है सर, सुन लिया, समझ लिया। उसके बाद सर वो कहते हैं हमको ना हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर? वो बंदा जो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा स्टे करता है इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर, हमको एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए। ऐसा क्यों सर? देखो क्या होता है, बहुत सारी बाहर की कंपनी आती है, इंडिया में कंपनी खोलते हैं, बाहर के सारे डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, कंपनी फ्रॉड करती है, सारे डायरेक्टर्स भग जाते हैं, तुम पकड़ोगे किसको? तुमको चाहिए भैया एक तो रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कहां भगेगा तू, तेरे को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सर एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी इन्होंने बोला बोर्ड में होना चाहिए। इसके आगे जाके इन्होंने बोला कि भैया हमको ना कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए बोर्ड में। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको एक बार बस सवाल पूछूंगा। सर अगर रिलायंस की बात हो रही है तो क्या मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सर? बिल्कुल भी नहीं। ही इज वेरी वेल अ डिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज उसका बहुत स्टेक इन्वॉल्व है रिलायंस में, बहुत इन्वेस्टेड है वो रिलायंस में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, अदरवाइज भी वो बहुत इन्वेस्टेड है रिलायंस में। तो शायद वो रिलायंस में हर डिसीजन जो है ना वो शेयर होल्डर के फेवर में ना ले पाए, वो शायद डिसीजन ले ले पर वो शेयर होल्डर के फेवर में ना हो। तो इसीलिए सर मुकेश अंबानी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? सर आपको पता है सत्यम स्कैम हुआ था? हाँ सर ऐसा कुछ सुना तो था, लेकिन लोग बोलते भी है पढ़ लो, लेकिन हम ना पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी। सर एक सत्यम स्कैम करके एक स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था सर, आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कैम था। मैंने एक वर्ड बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या हुआ था सर? वन फाइन डे रामलिंगम राजू जो इस सत्यम के फाउंडर थे, जो सत्यम के चेयरमैन थे, ओनर थे, बिजनेस जिनका जो भी था, जो रामलिंगम राजू थे, वन फाइन डे ही वोक अप एंड सेड इन दी मीडिया दैट भाई मैं बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा हूं, इतना बड़ा है, इतना नुकसान है, ये है, बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड है, फलाना ढिमकाना, सब अपनी गलतियां खुद से बोला। तो सर जिस दिन सत्यम स्कैम हुआ ना, तो बहुत सारे लोग चलो अरेस्ट करते, चलो इन्वेस्टिगेशन करते, फलाना ढिमकाना। कुछ लोग बैठ करके ये भी सोच रहे थे कि भाई ये तो आज रामलिंगम राजू ने सामने से आके बोल दिया
कि भैया हम ना फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सामने से आके नहीं बताता तो ये कितने साल तक चल सकता था? तो सर बहुत साल तक चल सकता था, वो तो मेहरबानी उसकी कि उसने सामने से आके बता दिया। इसका मतलब ये सर कि एज ऑन 2008, ये स्कैम 2008 हुआ था, एज ऑन 2008 वी डू नॉट हैव अ साउंड मैनर टू इंश्योर दैट कि कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो बाहर कोई आकर के बताए, ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो सर इन्होंने सोचा कि भैया हम ना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो जिसको कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सर फर्क पड़ता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे बढ़ने चाहिए, वो ग्रो होने चाहिए और कंपनी एथिकली रन करे, उनसे फर्क पड़ना चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो सर तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन आया। तो हमको पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी, कौन सी कंपनी में होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या हो बाकी सब चीजें। तो सर जैसा कि सही बोला वंदन ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोई तो भी बाहर वाला चाहिए जिसको उसका थोड़ा सा रेम्यूनरेशन मिलता है और उसका काम सिर्फ इतना है कि भाई मैं बैठ करके देखूं कि ज्यादा कुछ गलत नहीं हो रहा है कंपनी में। इसीलिए वो डे टू डे अफेयर में नहीं इन्वॉल्व होता है, वो ब्रॉड ओवरव्यू में रहता है और हर जगह देखता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सुनो सुनो सुनो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी से रिजाइन करते हैं ना, मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है और न्यूज़ आ गया कि अरे इस कंपनी का ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से कोई भी एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया और रीजन नहीं बताया, तो सर हंगामा हो जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रिजाइन किया। अगर कोई जेन्युइन रीजन होता तो वो तो बता देता कि अरे मैं बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को बेटर जॉब मिल गई, ऐसा कुछ तो भी बता देता। लेकिन बिना बताए रिजाइन किया है मतलब कुछ तो भी फ्रॉड है, और पब्लिक प्रेशर में आकर के और वहां के लोगों के प्रेशर में आके नहीं बता पा रहा है। तो सर that is the role of independent director, a very important factor we will read very much in detail. तो सर ब्रॉडली ये सारे डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा और डायरेक्टर्स आते जाएंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब फाइनली सर प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अब शुरू करते हैं सेक्शन 149। सर सेक्शन 149 क्या है? सुन लो, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या आपको ये नोट्स में लिखने हैं, मतलब एकदम नोट्स बनाने? नहीं, समरी नोट्स बने हुए हैं, एकदम मस्त नोट्स है। ये सब मैं लिख रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि अरे हाँ कुछ हो रहा है, और आप भी लिखो रफ में ताकि आपका अटेंशन बना रहे। लेकिन जरूरी नहीं ये पूरा सजा समेट के 3-4 पेन यूज करके लिख रहे हो, बस लिखते जाओ आराम से, ठीक है? पर मैं 3-4 पेन यूज कर सकता हूं क्योंकि मेरे लिए ईजी है, ठीक है? सर सुनो, 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इन्होंने बोला, सब सेक्शन 1 से मैं शुरू करता हूं। 149 में ये बताने वाले हैं कि भैया कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कौन होने चाहिए, कहां होने चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला सर वापस से वही चीज कि कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? रिलायंस की बात करें तो इन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया सर, उसमें काफी सारे लोग हैं। मेरे को एक चीज बच बताओ, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, 4-5 और लोग हैं। सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कंपनी है ना, वो बोले मैं जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बन के बैठूंगा, तो सर क्या वो बैठ सकता है? कहना कंपनी बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहना कंपनी बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने बोला नहीं भाई टाटा तू कैसे बैठेगा? तो टाटा कंसल्टेंसी बोला कि भाई जब मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं किसी और कंपनी में, तुमने आईपीसीसी में बताया था कि मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं, तो जब मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं तो मैं डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता? भाई शेयर होल्डर अलग चीज होती है, उसको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, डायरेक्टर को असल में काम करना होता है। और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया ही इसीलिए है क्योंकि रिलायंस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल का काम, पर्सन का काम करने के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा दे क्या? नहीं भाई। तो इन्होंने बोला नहीं सर, हम ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स को बैठाएंगे, कोई आर्टिफिशियल नहीं बैठेगा। तो सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नथिंग एल्स। किसको कंसिस्ट करेगा सर? इट विल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नोबडी एल्स। तो सर शुड हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सर सवाल ये होता है एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? कुछ तो तुम लिमिट दोगे ना? तो सर ठीक है, बोले लिमिट देते, एक कंपनी में ना 15 डायरेक्टर होने चाहिए। अरे भाई 2 करोड़ टर्नओवर है कंपनी का, कहां से 15 डायरेक्टर की सैलरी निकालेगा? बोले अच्छा ठीक है ठीक है, एक लॉजिकली बनाते हैं। इन्होंने बोला हम तुमको बताएंगे कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं। और सर ये जो मिनिमम का क्राइटेरिया है ना, इन्होंने बोला देख भाई, अगर एक 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी मतलब उस कंपनी में एक ही शेयर होल्डर है, और अगर हम बोल दें कि भैया उस कंपनी में ना 4 डायरेक्टर होने चाहिए, तो सेंस नहीं बनेगा। तो हमको मिनिमम नंबर जो है ना कंपनी के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए सर इन्होंने बनाया पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर। अब सर एक चीज मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स को, सुनो,
आप लोग सोच रहे होंगे कि सर देखो ये जो बैच है ना, मतलब ये हमको ना कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आते हैं, जो लोग पढ़े हुए हो, तो आप लोगों को लगेगा सर बहुत स्लो जा रहे हो, थोड़ा मतलब एकदम तेजी तेजी से करो ना। करेंगे, एक बार फ्लो बन जाने दो सारे स्टूडेंट्स का, फिर अपन करेंगे। आप बस सुनते जाओ, बेसिक्स है इसलिए आपको आ रहा है। इतने ही प्यार से अगर मैं तुमको सेबी और फेमा पढ़ाऊंगा ना, तब तुमको नहीं लगेगा आता है। ये तो 149 है, पढ़ने के बाद अपना लगने लग जाता है, इसलिए तुमको लग रहा है आता है। लेकिन पेशेंस रखो, तुमको तुम्हारी पेस मिल जाएगी, अभी सुनने दो सबको। सर मिनिमम क्या है? कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, मिनिमम कितना होना चाहिए? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। और सर मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अगर 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 ये बोल देते 50, 60, 100 तो बहुत दिक्कत हो जाती सर। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए ताकि डिसीजन ले पाए, ऐसे नहीं एकदम भरे पड़े हैं लोग। तो सर इन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए एक कंपनी में। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स मतलब सर एक कंपनी में मिनिमम 3, 2 या 1 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सर मेरी कंपनी है रिलायंस, आपको एक चीज बताओ, रिलायंस का टर्नओवर कितना है पता है पिछले साल का? रिलायंस का टर्नओवर है 2.8 लाख करोड़। हाँ तुमने सही पढ़ा, लाखों करोड़ों, जो कहते हैं ना लाखों करोड़ों में कमा रहा है। तो वैसे सर रिलायंस का टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। अब रिलायंस कहता है कि भाई मेरे इतने लाखों करोड़ों का धंधा है, मेरा 15 डायरेक्टर में क्या काम होगा, मेरे को और डायरेक्टर चाहिए अपॉइंट करने का। तो लॉ ने बोला देख भाई, हमारा काम है कंपनी के लिए जो भी बेस्ट डिसीजन है वो लेना। तो हमने बोल दिया 15 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन अगर तेरे को लगता है ना 15 डायरेक्टर से ज्यादा रखना है, तो पैसे कहां से जाएंगे? कंपनी से। कंपनी में पैसे किसके लगे? शेयर होल्डर्स के। तो तू चले जा शेयर होल्डर्स के पास और शेयर होल्डर से ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा ले। अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो आप क्या हो जाओगे, आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो आप नहीं करवा सकते। सर अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? सिंपली पुट, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में 3 रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या सर? जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने अप्रूव कर दिया तो वो हो जाता है सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब सर अगर हम अभी क्लास में 200 बच्चे हैं तो 200 में से 101 पीपल इफ दे अग्री टू अ प्रपोजल देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है सर? 75% की जगह 50% की जगह अपने को 75% चाहिए रहता है, इसको कहते हैं सर स्पेशल मेजॉरिटी। 50 में अपना काम नहीं होगा, बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, हमको ज्यादा लोगों का अप्रूवल चाहिए, तो सर 75% ऑफ द पीपल और मोर देन दैट अग्री फॉर दैट रेजोल्यूशन। और सर यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब क्या? 100%। मतलब सर एक भी बंदा नाराज नहीं है, सारे के सारे राजी हैं, वैसा आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। सर दुनिया में क्या यूनानिमस रेजोल्यूशन होता भी है क्या? मतलब सारे शेयर होल्डर हाँ कर दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। होता है सर, जो चीज कंपनी लो आपको करने नहीं देना चाहती ना, उसमें वो बोलती है स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन करवा लो। उनको पता है पास तो होना नहीं है। एक तो मेरे जैसा इंसान जाएगा, बोलेगा समझ वमझ कुछ आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है मीटिंग में, बोलेगा करना है नहीं। जैसे मान लो तारक मेहता का पोपटलाल पहुंच गया, कैंसिल करो, ये प्लान नहीं करना है अपने को। तो सर यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, लॉ में 2-3 जगह है जहां यूनानिमस रेजोल्यूशन लिखा है, हम पढ़ेंगे भी। और यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है 100%। तो सर अब वापस आ जाते हैं 149 में। अगर आपको एक कंपनी बनानी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिविजुअल होगा, मिनिमम 3 to 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए ना, तो तुम रख लो, तुमको बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। ठीक है सर। अब सर देखो मैं कहां बॉक्स बना रहा हूं, ये जो 15 डायरेक्टर हैं और जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाला प्रोविजन है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 2 types of companies, government companies and section 8 companies। सर क्या बोल रहे हो? सर क्या होता है ना, कभी कभी ना क्या होता है, लॉ बन जाता है, लॉ में ना लॉ बन जाने के बाद समझ आता है अरे ये प्रोविजन जो है ना गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बोले सर 15 डायरेक्टर, शेयर होल्डर का अप्रूवल, ये सब नहीं चाहिए अपने को। गवर्नमेंट कंपनी अलग से रेगुलेट हो रही है, तो अपने को ये सब प्रोविजन का रेलेवेंस नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। या सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या सर? सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनीज जो एक तरह का एनपीओ है। जो क्या एनपीओ मतलब कैसे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लिटरली कंपनी के सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड है, उनको कहते हैं सर सेक्शन 8 कंपनीज। अब सर जो सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है ना, ये मैं तुमको बता देता हूं, पूरे सीए फाइनल में हर जगह ऐसे आके खड़े हो जाएंगे उंगली करने के लिए, बोलेंगे यहां पे तुमने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी का यही चलता रहेगा। ठीक है? तो सर जो
ये जो प्रोविजन है ना कि एक कंपनी में 15 डायरेक्टर होने चाहिए और अगर 15 से ज्यादा आपको चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है हमारे कोर्स में है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके आंसर के क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं करते। क्या होता है सर, आगे आप ना बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ोगे, हर जगह अधिकतर सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी भी आएंगे, लेकिन हर जगह जहां एक्सेप्शन होता है ना वहां एक लाइन लिखा होता है कि these two companies will be exempted subject to compliance of section 97 and 132 of Companies Act। सर सबर रखो, बता रहा हूं, सुनो। नॉट एप्लीकेबल गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को, पर सर वो बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल ले लो, मान लो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब LIC पूछ रहा है कि भाई मेरे को मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स और अगर 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? तो सर मैंने बोला नहीं, पर अप्रूवल तेरे को एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है, मतलब तेरे को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर तू सेक्शन 92 और सेक्शन 137 का कंप्लायंस कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 97 एंड 132 है, ये हर जगह दिखता है सर आपको, बहुत सारी जगह। तो इसका लैंग्वेज लर्न करना जरूरी है और एक बार समझ लो, वो बहुत जरूरी है। एक बार समझ लोगे ना, उसके आगे मैं बस 92 प्लस 137 लिखूंगा तो तुम समझ जाना कि भाई 92 और 137 का कंप्लायंस होना चाहिए। अब सर सवाल है 92 और 137 क्या है? सर ये आपके इंटरमीडिएट का प्रोविजन है। सेक्शन 92 कहता है कि भैया एक ना एनुअल रिटर्न नाम की डॉक्यूमेंट बनेगी जिसमें तुम कंपनी ने पिछले साल कैसा काम किया वो पूरा चिट्ठा लिखोगे कि कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है, कंपनी के कितने डायरेक्टर्स है, कंपनी पे कोई केसेस आए हैं क्या, कंपनी के सारे डिटेल्स आपको, सॉरी मैंने क्या लिखा यहां पे, मैंने सॉरी ठीक है, थैंक यू, यहां मैंने करेक्ट लिखा, हो जाता है यार। सुनो, सेक्शन 92 और 137, सर सेक्शन 92 और 137 में क्या डिफरेंस है सुनो। सर सेक्शन 92 कहता है भाई एनुअल रिटर्न नाम की एक डॉक्यूमेंट होती है जो हर कंपनी तुमको बनानी पड़ेगी और एनुअल रिटर्न जो है तुमको सबमिट करना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है सर? आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिवीजन है, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करवाना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। सर कब तक जमा करवाना पड़ेगा? मान लो सर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 आपका खत्म हुआ, तो 22 जब खत्म हुआ ना तो उसके बाद आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे। क्या बुलाओगे? एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार मीटिंग बुलाते हो इन द नाम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो सर आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे और जिस दिन आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा ना उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये एनुअल रिटर्न बना करके आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। सो एन एनुअल रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी एंड सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच एजीएम इज हेल्ड और एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है। और सर 137 क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहता है सर ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका पीएनएल, कैश फ्लो और उसके सारे नोट्स है, बैलेंस शीट है, ये भी आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। पर सर एनुअल रिटर्न आप 60 डेज के अंदर सबमिट करते हो एजीएम के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 30 डेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा एजीएम के। सर ये दो प्रोविजन है, एक कंप्लायंस प्रोविजन है। हम चाहते हैं कि हर कंपनी अपना एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करता रहे। तो हमने ना क्या किया सर, हमने यहां पे बस एक क्लॉज डाल दिया कि भाई तुम ना अगर तुमको एग्जेम्पशन चाहिए, अगर तुमको बचना है इस प्रोविजन से तो तुमको 92 और 137 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करेगा ना तो तुमको हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। दिस इज जस्ट टू इंश्योर दैट यू कीप कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हेंस दैट कंडीशन। बट सर इन्होंने बोला सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन वी विल इंश्योर दैट गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। सर क्या गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को मिनिमम जो 2321 वाला प्रोविजन है क्या वो एप्लीकेबल है? क्या वो एप्लीकेबल है? हाँ सर वो एप्लीकेबल है। एग्जेम्पशन सिर्फ इतनी सी चीज से है कि 15 डायरेक्टर्स और 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर सर जब 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा, 15 डायरेक्टर्स वाला मैक्सिमम लिमिट वाला ही एप्लीकेबल नहीं है तो उसके बाद वाला स्पेशल रेजोल्यूशन का भी क्या करोगे? वो भी यूजलेस है। तो इन्होंने वो दोनों का एग्जेम्पशन दे दिया सर। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट प्रोवाइजो पे। सर प्रोवाइजो मतलब क्या होता है?
सिंपल शब्दों में बोलूं ना तो प्रोवाइजो मतलब लॉ की गलतियां होती है। मतलब क्या सर, लॉ ने पहले ऊपर होशियारी में तो लिख दिया कि भैया कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। अब सर लोगों से गालियां पड़नी शुरू हुई कि भाई ये तुमने कैसे लिख दिया, मेरे लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे लिए ये प्रोविजन रेलेवेंट ही नहीं है। तो फिर वो होशियारी मार के प्रोवाइजो बनाते हैं कि भैया प्रोवाइडेड दैट अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट कुछ और चीजें वो बहाना निकालेंगे। तो सर प्रोवाइजो मतलब क्या होता है, लॉ की गलतियां होती है। बट अगर एक लॉ पढ़ना है आपको तो सेक्शन और प्रोवाइजो सब साथ में मिला के पढ़ना है। इट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इन्होंने सर अब एक और प्रोवाइजो बनाया, इन्होंने प्रोवाइजो बनाया कि हमको कंपनी में ना विमेन डायरेक्टर्स भी चाहिए। हमको कंपनी में क्या चाहिए, विमेन डायरेक्टर्स। सर सुनो, एक बार सुन लो, एक बार जैसे ही सेक्शन खत्म होगा मैं आपको बेर एक्ट से भी रीड करा दूंगा। एक सेकेंड रुक जाओ, तुमको बेर एक्ट भी दिखाई देता हूं। आओ रुको एक सेकेंड। हाँ जी सर, सुनो 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 सुनो, बेर एक्ट पढ़ेंगे, बेर एक्ट पढ़ेंगे। हाँ जी निश्चित, करेक्ट, यू आर राइट। सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जेम्पशन है, मतलब क्या, सेक्शन 8 कंपनीज जो है 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख सकते हैं, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा। सेम फॉर गवर्नमेंट कंपनी। अब सर सुनो, इसमें एक और पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके एक्ट में नहीं लिखा है लेकिन आपके आईपीसीसी और सीए फाइनल की नॉलेज को मिला के बनते हैं। सर आपको पता है एक डॉक्यूमेंट होता है एओए। भाई मैंने बोला, मैं तुषार कपूर जैसे हकला नहीं रहा हूं एओए, नहीं मैंने बोला एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर, जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको पता है, एओए और एमओए। तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, उसमें उसमें एक कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, सुनना। रिलायंस ने सोचा कि भैया देखो, रिलायंस ने सोचा कि देखा, रिलायंस ने सोचा कि सर देखो, अपने को ना भले लॉ में लिखा है कि 15 मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन हमको ना 15 डायरेक्टर नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कंपनी में। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने एओए में लिख देते हैं कि भैया हमको मैक्सिमम ना 15 नहीं 12 डायरेक्टर चाहिए। सर पहला सवाल, क्या रिलायंस ऐसा कर सकती है? The answer is, hold on, the answer is yes, रिलायंस ऐसा कर सकती है because article of association can make the law more harsh. Law is harsh by saying कि 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं रख सकते तुम, तो आर्टिकल कैन मेक इट मोर हार्श। क्या सर आर्टिकल ये बोल सकता है कि अरे हाँ भले लॉ में लिखा है 15 डायरेक्टर्स, लेकिन चल मेरे लिए मैक्सिमम डायरेक्टर 16 चाहिए, मेरे को चलेगा? नहीं सर, रिलायंस ऐसा नहीं कर सकती। क्यों सर? लॉ कहता है 15, तो तुम 15 से कम कुछ भी बोल लो, 15 से ज्यादा कुछ मत बोलो। सर ये नंबर के बेसिस पे मत देखो, तुम समझो कि कोई भी चीज जिससे तुम लॉ को और स्ट्रिक्ट बना रहे हो ना, वो तुम कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है सर। मेरे घर में पापा सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मैं रात को बाहर जा रहा हूं पार्टी करने के लिए, तो मेरे को पापा ने बोला कि बेटा जा, लेकिन कुछ भी हो जाए 11 बजे तक वापस आ जाना, 11 PM इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी बैक, ठीक है। मैंने बोला ठीक है पापा, फेयर डील। तो अब जब मैं बाहर जा रहा हूं और पापा ने ऐसा बोला, तो जाते जाते मम्मी ने बोला कि अरे यार बाहर कहां खाएगा, खाना वाना नहीं मिलेगा, तू घर आ जाना, तू ना 9 बजे घर आ जाना और 9 बजे घर आकर के खा लेना। तो क्या मम्मी ऐसा बोल सकती है 9 बजे आ जाना? बिल्कुल बोल सकती है यार। जब सुप्रीम अथॉरिटी ने 11 बजे तक का टाइम दिया था तो तुम उसको कम कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी खुश ही होगा अगर 9 बजे वापस आ रहा हो। पर क्या मम्मी ये बोल सकती है अरे कोई बात नहीं पापा तो कहते रहते, तू ना आराम से रात को 2 बजे आना? नहीं भाई, सुप्रीम अथॉरिटी ने बोल दिया 11, तो तुम भले 11 के पहले का कुछ भी बोल लो, 11 के बाद का नहीं बोलना। तो उसी तरीके से सर जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इट कैन मेक द लॉ मोर स्ट्रिक्ट एंड मोर टुवर्ड्स द थॉट प्रोसेस ऑफ लॉ, बट नॉट अगेंस्ट इट। तो सर 12 डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तुम लिख सकते हो। अब सर मेरी एक बात सुनो कि अगर रिलायंस ने लिख दिया मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम 12 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है सर फ्रॉम योर आईपीसीसी, अगर एक आर्टिकल का कोई क्लॉज आपको अमेंड करना है ना, जब मैं आर्टिकल बोलूं तो प्लीज दिल पे मत लेना, वो तुम जो आर्टिकल हो वो वाले आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सर आर्टिकल सुनो ना, 12 इन्होंने लिख दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 12 डायरेक्टर होने चाहिए। आपको पता है आर्टिकल अमेंड करने के लिए क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अगर आपको आर्टिकल अमेंड करना है। और आपको यह भी पता है सर कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। भूल जाओ गवर्नमेंट कंपनी, भूल जाओ सेक्शन 8 कंपनी, हम बात करते हैं रिलायंस की, ठीक है। प्लीज मेरा एग्जाम का सवाल है, प्लीज मेरा सवाल सुन लो। सर अगर रिलायंस के पास आज के डेट में 10 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स,
and it wants to add one more director to 11, do you think it needs to do any special resolution? The answer is no, क्योंकि सर 11 जो है वो ये 12 के लिमिट के अंदर भी है, 15 के लिमिट के अंदर भी है, तो अपने को कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा. वन स्टेप अहेड, यू वांट टू ऐड वन मोर डायरेक्टर टू टेक इट टू 12, डू यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन? द आंसर इज अगेन नो, कि भैया नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि आर्टिकल में भी 12 अलाउड है और लॉ में भी मैक्सिमम 15 का है. अब मेरे को अगर एक और डायरेक्टर ऐड करना है टू मेक 13 डायरेक्टर्स, do I need to pass a special resolution is my question. The answer is yes. You will have to pass a special resolution to do what? You will have to pass a special resolution to increase this limit. आपको चेंज करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आप बोलोगे भाई 12 डायरेक्टर हैं, 12 डायरेक्टर नहीं, मैक्सिमम मैं इसको से 15 करना चाहता हूं या 16 करना चाहता हूं, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको 16 करना पड़ेगा. एक्चुअली मैं 15 करता हूं हमारे एग्जाम्पल के लिए, कि चलो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मैंने आर्टिकल को अमेंड किया और मैंने बोला 12 की जगह 15 डायरेक्टर हो गए. अब सर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 13 डायरेक्टर्स है, which is allowed as per law also, which is allowed as per article of association also. Now I want to add 3 more directors. So do I need special resolution? I want to add 3 more directors to take the total to 16. Do I need any special resolution? Sir, the answer is yes. You need to pass 2 स्पेशल रेजोल्यूशन. आपको 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर. एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपके आर्टिकल को अमेंड करके ये 15 की लिमिट को 16 में ले जाने के लिए, और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा ये जो 15 मैक्सिमम लिमिट है ना, ये 15 की लिमिट के अंडर अप्रूवल लेने के लिए. तो बेसिकली सर देखो, आपको अब 2 जन रोक रहे हैं, एक तो लॉ भी रोक रहा है और आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रोक रहा है. तो आपको 2 अलग अलग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. वन स्पेशल रेजोल्यूशन टू अमेंड द एओए एंड द अदर वन टू एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ. ये 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. एक चीज बताऊं सर, ये तो सिर्फ लॉ की कहानी है, उसके अलावा भी आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. वो अपन समझेंगे धीरे धीरे अपॉइंटमेंट वाले पार्ट में, बट उम्मीद है आपका ये समझ आ गया आपको. अब आगे बढ़ते हैं सर. सुनो, इतना हो गया बस बेसिक प्रोविजन. अब सर मेरे को आपको एक वुमेन डायरेक्टर का छोटा सा प्रोविजन बताने दो. बहुत सिंपल सा प्रोविजन है सर. देखो, एक्ट ने बोला कि भैया हमको कंपनी में हमको कुछ ना वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए. क्यों सर? मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं. ये देखो, रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है ये चार्ट. आप देखो रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एक बार बस स्क्रॉल करो, कितने लड़के हैं टोटल, कितना है गिनो, और लड़के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14. There are a total of 14 people, out of which only 2 people are women director. जिसमें से ये क्यों women director हैं वो तो हमको पता है. अब ये क्यों women director हैं? क्योंकि सर सुनो, क्योंकि सर ये जो लीडरशिप होती है ना, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वहां पे एथिक्स बोर्ड का मानना था कि भैया अगर विमेन डायरेक्टर बैठेगी ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एथिक्स थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा फ्रॉड करने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे. तो इन्होंने बोला कि हमको ना भैया एक हर कंपनी में एक विमेन डायरेक्टर तो चाहिए. लेकिन भाई एक बात बता, अगर तुम ऐसे उठ के बोलते रहो कि भैया हमको विमेन डायरेक्टर चाहिए, हमको रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, पैसे कौन भरेगा डायरेक्टर का? हाँ, तुम आकर के तुम हमको सब्सिडी दे रहे हो डायरेक्टर्स के पैसे में? नहीं ना. तो लॉ ने बोला देखो, हम ना ऐसे ही किसी भी कंपनी पे नहीं अप्लाई कर सकते कि भैया वुमेन डायरेक्टर लाओ, ये डायरेक्टर लाओ, वो डायरेक्टर लाओ. तो सर जब हम ऐसे कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाते हैं ना, तो हम वो कंपनीज पे लाते हैं जहां इनकी जरूरत है और जो अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब क्या सर? अगर एक समझना, अगर एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या सर? एक कंपनी जो क्लोजली हेल्ड होती है. मतलब क्या सर? अपन लोग ही, आप और मैं मिलकर के, हम लोग 8-10 लोग मिलकर के कंपनी बना ले रहे हैं. भाई मेरे पैसे लगे, मतलब हमारे पैसे लगे हैं, हमारी कंपनी है, हम खुद मैनेज कर रहे हैं. तो अगर हम फ्रॉड करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारा. तो भैया प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ. जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जांपल, जहां पैसे किसी और के लगे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और है, वहां हमको ये सारे प्रोविजन की जरूरत होती है, जैसे कि विमेन डायरेक्टर की. तो हमने बोला विमेन डायरेक्टर का जो प्रोविजन है ना, वो हम हर कंपनी को नहीं लगाएंगे, हम प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी को लगाएंगे. प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. इधर आना,
जरा बताओ कौन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होनी चाहिए? तो सर अब इन्होंने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तू बताओ। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एजी ओजी करेगा, वो ऑफिशियल गैजेट में क्या लाएगा? नोटिफिकेशन, और बताएगा कौन सी कंपनी है जिनको विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा। इन्होंने बोला सर सबसे पहला, सुनो, अगर कोई भी नया प्रोविजन टेस्ट करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले गला किसका कटता है? लिस्टेड कंपनी का। बोले भाई तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तुम अपनी कंपनी में खुद का कंपनी सेक्रेटरी बना रखे हो, उसको बोलो पढ़ेगा प्रोविजन, समझेगा और इंप्लीमेंट करेगा। सबसे पहले सर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाता है सारा प्रोविजन जो भी इनको ट्राई करना होता है। इसके बाद इन्होंने बोला सर कि देख भाई लिस्टेड कंपनी पे तो तुमने लगा दिया, चलो ठीक है, लिस्टेड कंपनी के अलावा भी हम और कुछ पब्लिक कंपनीज में लगाएंगे, प्राइवेट कंपनीज में नहीं सर, अदर पब्लिक कंपनीज, दीज आर बेसिकली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। क्या बात कर रहे हो सर, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड? क्या बात कर रहे हो सकता है ना, ऑब्वियसली लिस्टिंग इज एन ऑप्शन। पब्लिक कंपनी मतलब क्या, अगर अपन 100-200 लोग मिलकर के कंपनी बना देते हैं तो वो शायद पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी के नाम पे हमने रजिस्टर करवा लिया। अब जब एक पब्लिक कंपनी, उसके पास ऑप्शन है कि उसको मार्केट में लिस्ट होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो सर पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है ना, उसमें इन्होंने बोला हर कंपनी को नहीं एप्लीकेबल करेंगे, हम इनके लिए 2 लिमिट बताएंगे, एक पेड अप शेयर कैपिटल का, एक टर्नओवर का। सर पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का लिमिट बताएंगे, अगर ये लिमिट के ऊपर है ये लोग तो हम क्या करेंगे, तो हम आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल करवा देंगे। इन्होंने बोला पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ मोर देन इक्वल टू 300 करोड़। मतलब सर सुनो, विमेन डायरेक्टर, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो देखो आप कोई और पब्लिक कंपनी हो क्या, अगर आप कोई और पब्लिक कंपनी हो तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखो, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा या 100 करोड़ है, या आपका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा या 300 करोड़ है, तो आपको प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत भालो, समझ गए। अब मेरे को छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं ABC लिमिटेड का, मेरे को बस सिंपली ये बताओ कि क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ये सर अदर पब्लिक कंपनी है, ठीक है। मैं आपको टर्नओवर और मैं आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का अमाउंट बताता हूं। लिमिट क्या है सर? 100 करोड़ और मोर। लिमिट क्या है? 300 करोड़ और मोर। सर पहला, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, इज इट एप्लीकेबल? यस सर, इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि दोनों मीट हो रहे हैं। दूसरा, पेड अप शेयर कैपिटल 99 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, is the provision of women director applicable? No sir. Why? Because although turnover is more than 300 crore but paid up share capital is less than 100 crore. Galat sir. Answer is yes. The provision will still be applicable because this is or. या तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, या तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपना काम हो जाता है। तीसरा सर, पेड अप शेयर कैपिटल 105 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़, इज इट एप्लीकेबल? यस सर, इट इज एप्लीकेबल बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल इज ब्रीचिंग द लिमिट। अगर सर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 99 करोड़ है और टर्नओवर 249 करोड़ है, तो सर आप 299 करोड़ है, तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन मीट नहीं करती है। ठीक है, ये समझा सर आपको? तो हमको विमेन डायरेक्टर चाहिए बोर्ड में, हम विमेन डायरेक्टर बैठा देंगे। अब सर विमेन डायरेक्टर बैठा तो देंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और कंडीशन है क्या? हाँ, छोटी छोटी और बातें हैं, जैसे कि सर ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है और ये टर्नओवर है, ये कब का देखेंगे, मतलब अभी का, परसों का, अगले दिन का, कब का देखेंगे? तो इन्होंने बोला सर ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट होती है ना, हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा आप देखोगे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, जो भी आपका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आप पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट देखोगे। तो सर शाणे लोग होंगे, कुछ बोलेंगे सर मैं एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करता हूं, उसका हम ना क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब क्या, हम पिछले क्वार्टर का देखेंगे, यही बोलना चाहते हो ना? नहीं सर, आप जो भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो जाके देख लेना, आप क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप लिमिटेड रिव्यू करते हो, आप ऑडिट नहीं करते हो, ऑडिट के पूरे स्टेप्स अलग हैं, तो आप लिमिटेड रिव्यू करते हो। तो जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो नंबर्स नहीं देखोगे, जो आपके एनुअल नंबर्स होते हैं ना, वो देखोगे एज एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर कुछ कंपनी खुशी खुशी में कर देते हैं पूरा ऑडिट, वो उसको ऑडिट कहते हैं, लेकिन ऑडिट होता नहीं है, वो लिमिटेड रिव्यू ही होता है। ठीक है, तो सर इन जनरल आप कब देखोगे? अगर ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है और ये 22-23 है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप देखोगे एज ऑन 31 मार्च 2022,
2022 को क्या बैलेंस, क्या पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर था। अगर वो लिमिट के ऊपर था तो आपको यहां पे विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है और आपको मीट करना पड़ेगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नीता अंबानी नहीं होती, मान लो, सब मन घड़त कहानी है, मान लो नहीं होती, या फिर छोड़ो नीता अंबानी रहने दो, मैं मानने में भी नहीं मान सकता कि वो नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि ये देखो, ये नाम देखो, अरुंधति भट्टाचार्य जो है, अगर अरुंधति भट्टाचार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है, सिर्फ नीता अंबानी है, ठीक है। अब नीता अंबानी का मान लो मुकेश अंबानी से झगड़ा हो गया और बोले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोड़ के जा रही हूं, और उसने कर दिया सर रिजाइन। तो सर जैसे ही नीता अंबानी रिजाइन कर देती है तो फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो, सिर्फ लौंडे लौंडे भर गए। अब लड़कियां चाहिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, क्योंकि विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो सर उन्होंने बोला कि अगर कोई वेकेंसी, मैंने क्या वर्ड यूज किया, वेकेंसी अराइजेस इन द पोजीशन ऑफ द विमेन डायरेक्टर, देन यू नीड टू रीफिल दिस वेकेंसी। कौन रीफिल करेगा सर? बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं वही लोग रीफिल करेंगे। सो सर लॉ सेज दैट एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब क्या सर? इंटरमिटेंट वैकेंसी, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब क्या सर? बीच में, साल के बीच में अचानक से वैकेंसी हो गई, उनके टेन्योर के बीच में अचानक से वैकेंसी हो गई, तो यू विल हैव टू फिल दिस वैकेंसी। हु विल हैव टू फिल दिस वैकेंसी सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू फिल दिस वैकेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months or immediately next board meeting, whichever is, बताओ चलो, लेटर कि अर्लियर? सर लॉजिकली बताओ, मैं पूछ रहा हूं, अगर नीता अंबानी के पोजीशन में वैकेंसी हो गई तो जो फिल करना है उसको नेक्स्ट 3 months में या इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विचएवर इज लेटर या अर्लियर, कब फिल करोगे सर? विचएवर इज अर्लियर। देखो आप कुछ लोग बोल रहे हो WIE, कुछ लोग बोल रहे हो WIT। कितने लोग हैं सर विचएवर इज अर्लियर वाले? हाथ उठाओ। यश अग्रवाल चाइनीज लिख रहा है, अच्छा लेटर मत कर यार यश, ऐसा सुनो सुनो सर, द आंसर इज विचएवर इज लेटर। सर जिसने अर्लियर बोला, सुनो आप लॉजिकली सोचो, अगर कल का डेट क्या है? 24 फरवरी 2022। अगर कल के दिन क्या होगा, इफ टुमारो व्हाट हैपेंस इज, टुमारो इज आवर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, वी हैव आवर बोर्ड मीटिंग टुमारो, और कल बोर्ड मीटिंग है, आज नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का लड़ाई हो गया, नीता अंबानी ने आज रिजाइन कर दिया, तो अगर आप रीड करो आपके अर्लियर के हिसाब से, तो आपको कब भरना है वैकेंसी? नेक्स्ट 3 months और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो कल है, विचएवर इज अर्लियर। तो सर अर्लियर तो कल है ना, तो आपको कल भरना पड़ जाएगा, जो लॉजिकल नहीं है। अगर किसी को उंगली करनी होगी ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के एक दिन पहले रिजाइन कर देगा। ठीक है, तो द आंसर इज लेटर सर। जब भी आपका बोर्ड मीटिंग, जब भी आपको क्या है, जब भी आप रिजाइन करोगे उसके 3 months और विचएवर इज लेटर। सर एक छोटा सा एग्जांपल, थैंक्स शशीफ, थैंक्स अ लॉट, इट हेल्प्स। एक छोटा सा एग्जांपल में, एक छोटी सी चीज मेरे को बता दो, एक छोटी सी चीज मेरे को बता दो, सुनो सर, अगर एक कंपनी, सुनो ना प्लीज, अगर एक वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन किया 17 मार्च 2022 को, कब रिजाइन किया सर? 17 मार्च 2022 को, एंड the next board meeting is on 30th June 2022। तो सर बस लॉजिकली बताओ कि जो ये रेजिग्नेशन हुआ, जो ये इंटरमीडिएट वैकेंसी हुई, इसको कब तक भरना पड़ेगा? बाय व्हेन डू यू हैव टू फिल इट? तो सर सिंपल है, दोनों लिमिट निकालो, पहला लिमिट है 3 months का, दूसरा लिमिट है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का। तो सर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30th जून की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, और सर 3 months कब होगा? फ्रॉम 17 मार्च। सुन भाई, कंफ्यूज नहीं होना, जब भी मंथ्स निकालने बोला है ना, सिंपल ये करना कि -1 करना डेट में, तो आपका 16th आया, और 3 महीना ऐड कर लेना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो आपको यहाँ पे जून आएगा। तो सर कभी कभी क्या होता है, 3 months आप डेट गिनने लग जाते हो, 90 days हुए, 17th मार्च होगा, 16th मार्च होगा, कुछ नहीं सर, जब भी मंथ्स बोले ना तो समय निकालना 17th मार्च -1 16th, एंड मार्च के ऊपर 3 ऐड कर लेना, आपका अप्रैल मई जून, तो आपका डेट आएगा सर 16th जून का। तो सर 16th जून और 30th जून विचएवर इज लेटर, तो लेटर क्या है सर? 16th जून, तो 16th जून तक अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं सर पता है, लेटर जो है वो 30th जून है, आपको 30th जून तक अपॉइंट करना पड़ेगा। 30th जून तक आप अपॉइंट कर दो, एक इंटरमीडिएट वैकेंसी भर के विमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, ठीक है सर। नेक्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर। सर इन्होंने ना विमेन डायरेक्टर के बाद एक और भी चीज बोली
कि हमको ना भैया सिर्फ विमेन डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, अपने को ना रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया रेसिडेंट डायरेक्टर क्यों, सिर्फ बाहर वाले अगर सब आकर के बैठ जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, काम खराब नहीं होना चाहिए भाई, अपने को एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब कौन सर, वो डायरेक्टर जो इंडिया में स्टे करता है फॉर मोर देन वन, ये क्यों पेन का ये है, हाँ, फॉर मोर देन 182 डेज, फॉर मोर देन 182 डेज। सर सुनो ना, मोर देन, एक्चुअली ये मोर देन इक्वल टू 182 डेज होगा। सर रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो स्टे करता है मोर देन 182 डेज इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। सर एक स्टूडेंट का डाउट था जो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पढ़ते समय नहीं आए, सुन लो मेरी बात, सुनो सर, रेसिडेंट डायरेक्टर का फाइनेंशियल, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको स्टेटस देखना है। मतलब क्या, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करूं ना तो मैं पिछले साल का स्टेटस नहीं देखूंगा, मैं करंट साल का स्टेटस देखूंगा। मतलब क्या सर, मेरे को ये इंश्योर करना है कि भैया एक डायरेक्टर तो है जो इस साल इंडिया में रेसिडेंट है, मतलब 182 डेज से ज्यादा रह रहा है या 182 डेज रह रहा है, ऐसा नहीं कि भैया कोई भी हम पिछले साल का देख रहे हैं, आपको करंट ईयर का ही देखना पड़ेगा। इसका मतलब सर करंट ईयर का कैसे देखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? भाई कंपनी को सब पता रहता है, अगर कंपनी को पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मुकेश अंबानी है जो इंडिया में रहता है, उसके अलावा दुनिया के बाकी सारे लोग बाहर के डायरेक्टर हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है, उसको देखना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहता है। अगर नहीं रह रहा है मुकेश अंबानी तो उनको ऐसा बंदा लाके बैठाना पड़ेगा जो इस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है, वरना भैया देख लो प्रोविजन का डिफॉल्ट हो जाएगा। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बट कंफ्यूज नहीं होना। सर यहाँ पे ना रेसिडेंशियल स्टेटस में कोविड के वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिला था, क्यों, क्योंकि कोविड हुआ था मार्च में, और मार्च के पहले जो लोग इंडिया के बाहर गए थे वो इंडिया में के बाहर फंस गए थे, तो वो वापस आ नहीं, 6-8 महीने वापस नहीं आ पाए। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 में थोड़ा सा रिलीफ मिला था सर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं, जनरली कोविड के रिलीफ्स को आईसीआई अपने मॉड्यूल में कैप्चर नहीं करता है, बिकॉज इट थिंक्स इट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, एंड वी डोंट वांट टू कीप चेंजिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब सर आपको समझ गया विमेन डायरेक्टर फलाना ढिमकाना, मेरे को एक छोटा सा चीज करने दो आपके साथ, बेर एक्ट पढ़ने दो सर। सर क्या है ना, जितना भी समझ लो, बेर एक्ट में हमेशा नहीं पढ़ूंगा आपको मैं बस एक कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके सामने बेर एक्ट खोला हूं। मेरी बात सुनो, देयर इज अ वेबसाइट विच यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन which is basically mca.gov.in, mca.gov.in। अगर सर आपको कल को, मेरी बात सुनो, अगर कल को लाइफ में कभी भी अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग क्या करते हो एज अ स्टूडेंट? हम टीचर को पकड़ते हैं, भाई बता, स्टूडेंट को पकड़ते हैं, भाई बता, नहीं, अपने को क्या करना है, ई बुक MCA सर्च करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, खोज के कंपनीज एक्ट तक जाओ, खोज के सेक्शन पे जाओ, जो भी सेक्शन आपको सर्च करना है जहां आपको लगे कि अरे यार ये अमेंडमेंट हुआ है क्या। अब जब आप वहां पे जाओगे ना तो आप देखो कि एज ऑन डेट क्या प्रोविजन है, और मान लो अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन है कि पहले ये 20% हुआ करता था, अब ये 25% हो गया, तो जब आप वो प्रोविजन खोलोगे ना तो वहां आपको 25% दिखेगा, नीचे आपको एक फुट नोट दिख जाएगा कि दिस 25 हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। पहले 20 हुआ करता था, अब ये 25 हो गया है, ऐसा आपको नीचे नोट भी मिल जाएगा, और कब 20 हुआ करता था कब 25 हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका अटेम्प्ट मई 2022 है तो आपके लिए अमेंडमेंट कब तक के एप्लीकेबल है सर? अक्टूबर 21 के। सर आपके समरी नोट्स में, आपके मॉड्यूल में दिया हो नहीं दिया हो नहीं फर्क पड़ता, क्यों सर? आपको दिखता है अरे मॉड्यूल में तो ये दिया होता है, फिर ये लोग अलग से करेक्शंस, एडिशंस, कॉरिजेंडम, आरटीपी, एमटीपी कहीं पे भी अमेंडमेंट डालते हैं। तो सर आपको परेशान नहीं होना है, आपको अगर वो दिख रहा है अमेंडमेंट अक्टूबर 21 के पहले हुआ है तो वो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर नहीं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली नवंबर 22 वालों, आपके लिए अमेंडमेंट कब तक के एप्लीकेबल होते हैं सर? आपके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं 30 अप्रैल तक, ये 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल है सर, यहाँ 30 अप्रैल तक। तो आज भी जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब सर उस हिसाब से तो हम अप्रैल के पहले पढ़ ही नहीं सकते नवंबर वाले। हाँ तो ऐसे तो तुम 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, फिर 6 महीने में पढ़ लेना 8 सब्जेक्ट, छोटे छोटे अमेंडमेंट होते हैं सर, कवर हो जाते हैं। तो सर बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ebook.mca.in। अगर आपको कभी भी समझना हो, कोई चीज में ज्यादा कंफर्ट चाहिए हो, सीधा बेर एक्ट खोलने का सर। ठीक है, अब सर एक बार फटाफट रीड मार लो, फिर अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 149, कंपनीज टू हैव। सिद्धार्थ क्या कोविड रिलीफ याद करना है? नहीं,
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो आगे चल के एक पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, वहां पे एक एमसीक्यू आ गया था बोर्ड कोविड रिलीफ से रिलेटेड। तो याद नहीं करने वाली चीज रखो ही मत, अगर कुछ सुना है जैसे अभी मैंने आपको बोला कि कोई रिलीफ है कहीं दिख गया तो उसको याद कर लो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। Companies to have board of director, please read along with me. Every company shall have a board of director consisting of individuals as directors and shall have a minimum of 3 directors in case of a public company, 2 in case of a private company and 1 in case of a one person company and a maximum of 15 directors. Maximum कितने सर 15 डायरेक्टर है। उसके नीचे सर इन्होंने प्रोवाइजो डाले हैं। प्रोवाइजो किसे कैसे लिखते हैं सर, प्रोवाइडेड दैट करके। आगे पीछे के नंबरिंग छोड़ दो जो ब्रैकेट में है, सिर्फ प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट, इसको कहते हैं सर प्रोवाइजो। एक ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसको कहते हैं सर सेकंड प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। जो क्लास ऑफ कंपनी हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए। सर ये एक्ट इतना अच्छा है कि आप यहां क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं। देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, every other public company having paid up share capital of 100 crore or more और turnover of 300 crore or more, और नीचे जो चीजें मैंने आपको बताई सर वो मिल जाएगा। अब वापस आ जाओ, सेकेंड पॉइंट क्या है सर? सर सबसेक्शन 1 था बेसिक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और उसके नीचे कितने आपके विमेन डायरेक्टर होने चाहिए। अब सर सबसेक्शन 2 देखो, सबसेक्शन 2 के बारे में मेरे को आपको एक बहुत छोटी सी चीज बतानी है। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन। अब सर सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो। सर क्या होता है ना, जब एक नया एक्ट आता है जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो सारे कंपनीज जो पहले कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन कंप्लाई करते थे, अब उनको 2013 का प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहली बार बोला वुमेन डायरेक्टर बोर्ड में बैठाना है, तो भाई अगला पढ़ेगा, ढूंढेगा, अपॉइंट करेगा, समय लगता है ना। तो लॉ ना, जब भी कोई नया प्रोविजन या जब नया लॉ आता है तो एक प्रोविजन होता है सर, उसको कहते हैं ट्रांजिशन प्रोविजन। ट्रांजिशन प्रोविजन मतलब पहले से लेकर के न्यू एक्ट में ट्रांजिशन करने के लिए हम आपको कुछ समय देंगे। वो 1 साल का समय हो सकता है, वो 6 महीने का समय हो सकता है। तो आपको कंपनीज एक्ट में ऐसे बहुत जगह ट्रांजिशन प्रोविजन दिखेंगे जो आपके लिए आज के डेट में एब्सोल्युटली जीरो रेलेवेंस है, क्योंकि सर 2013 का एक्ट है। 2014-15 तक तो सारा ट्रांजिशन खत्म भी हो गया, आज 2022 में हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है। सो एवरी कंपनी, जो ये सेकंड प्रोवाइजो है, मैं पहली बार और आखिरी बार पढ़ा रहा हूं, अगली बार मैं आपको बोलूंगा ये ट्रांजिशन प्रोविजन है, स्किप कर दो और आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो सेकंड प्रोविजन क्या है? सेकंड क्या है सर? एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन 1 ईयर कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, समझ गए, 1 साल में कंप्लाई कर लेना, समझ गए। थर्ड, every company shall have at least 1 director who stays in India for a total period of not less than 182 days. सर not less than 182 days मतलब 182 days और more उसको रहना पड़ेगा। सर मतलब 182 days रहा तो चलेगा क्या? हाँ, जिनको पता है और जिनको आगे समझेगा उनके लिए बता देता हूँ कि फेमा में नहीं चलेगा 182 डेज अगर रहे हो, उसमें मोर देन 182 डेज है। यहाँ पे 182 डेज और मोर है। सर अभी याद मत करो, बिल्कुल नहीं, मैं फेमा में याद दिलाऊंगा आपको कि यहाँ पे ऐसा प्रोविजन था। अब सर सुनो, 182 डेज या उससे ज्यादा आपको रहना है इन ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग नहीं लिखा है सर, ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सर सुनो, एक छोटा सा ब्रेक लो 15 मिनट्स का, देन वी विल कंटिन्यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो आपके डाउट्स हैं वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास लूंगा, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक मेरे को भी चाहिए। आफ्टर द ब्रेक आई विल सी यू एंड डू रिमाइंड मी टू टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग, ठीक है? सी यू।